दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने ईरान जंग के बीच एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। किम जोंग उन ने अब एआई वाले क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइलें का टेस्ट किया है। ये 2 दिन में उनका दूसरा टेस्ट है, जिससे ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। इजराइल में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अल जजीरा और इजरायली मीडिया के मुताबिक बेन गुरियन और रेमन एयरपोर्ट में अब अमेरिकी मिलिट्री बेस जैसी छवि नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के फाइटर जेट तैनात हो गए हैं। दर्जनों F-22 और ईंधन भरने वाले टैंकर विमान यहाँ तैनात हैं और आम उड़ानें इजराइल की प्रभावित हो रही हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद भी इजराइल में हाई अलर्ट है। ईरान ने अमेरिका को अब सीधी चेतावनी भी दे दी है कि हम इलाके को अमेरिका की कब्रगाह बना देंगे। IRGC के अधिकारी ने कह दिया है कि हमें कमजोर मत समझो। वहीं रशिया ने भी खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी दे दी है कि अमेरिका का साथ देने से तुम भी संकट में फंस जाओगे। अमेरिका में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में इजरायली प्रोडक्ट्स के बहिष्कार को भी मंजूरी मिल गई है। हर एक खबर पर अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहली खबर देखिए, क्योंकि ईरान जंग के बीच में नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दाग दी हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। खबर है कि किम जोंग ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का टेस्ट किया है। इसमें न्यूक्लियर परमाणु क्षमता वाले क्रूज मिसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली मिसाइल और कई वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जो कि 240 मिमी की निर्देशित तोप मिसाइल, नेविगेशन और भूभाग अनुकूलन तकनीक का यूज करके 100 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस हथियार प्रणाली का परीक्षण किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ किया है। जैसे वो हर हथियार के टेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं, ठीक उसी तरीके से इस बार भी उन्होंने किया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं कि उत्तर कोरिया ने बहुत ही सटीक निशाना लगाने वाली हमलों के लिए डिजाइन की गई AI संचालित क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि ये 2 दिन में दूसरा टेस्ट है। दक्षिण कोरिया की सेना ने एक दिन पहले ही बताया था कि उत्तर कोरिया ने कई प्रोजेक्टाइल दागे हैं, जिसमें कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी और इस मिसाइल ने करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करी थी और अब इन नए हथियारों का टेस्ट किया गया है। दूसरी खबर पर आते हैं। इजराइल में बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। अल जजीरा के हवाले से खबर है दोस्तों, जिसमें लिखा है कि इजराइल के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त बहुत ही बड़ी संख्या में, ह्यूज नंबर्स में अमेरिका के सैन्य विमान खड़े हैं। अल जजीरा ने इसको लेकर पूरी रिपोर्ट छापी है और बताया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान और ईंधन भरने वाले रिफ्यूलिंग विमान इतने ज्यादा हैं इस वक्त इजराइल में खड़े हो चुके हैं कि आम उड़ानें वहां पर प्रभावित हो रही हैं। इजराइल के बेन गुरियन और रेमन एयरपोर्ट पर दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान तैनात हो चुके हैं और इससे इजराइल का एयरपोर्ट जो है वो अमेरिका के बेस में बदल चुका है। आगे रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ईरान के साथ सीज फायर होने के बाद भी ये जो विमान है अभी इजराइल में ही मौजूद हैं और फिलहाल उनके जाने की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। और इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर जब हमला कर दिया, तब से भी ये माना जा रहा है कि अमेरिका अभी भी कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने इजराइल में अपने मिलिट्री प्लेन्स को उतार रखा है, अपने F-22 लड़ाकू जेट और दर्जनों ईंधन भरने वाले विमान तैनात किए हैं और इसको इजरायली मीडिया ने अभूतपूर्व सैन्य उपस्थिति बताया, यानी कि अचानक इन फाइटर जेट का होना किसी बड़ी जंग की तैयारी के तौर पर देखा और माना भी जा रहा है, क्योंकि लेबनान ने भी इजराइल पर कई सारे हमले कर दिए हैं। एक साथ लेबनान की ओर से कई सारे मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल पर लॉन्च किए गए हैं, मिसाइल अटैक किया गया है, रॉकेट दागे गए हैं। अब तीसरी खबर देखें दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ी वार्निंग दे दी है और कह दिया है कि इलाके को हम अमेरिका की कब्रगाह बना देंगे। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध होने की जो संभावना है वो अभी तो कम है, लेकिन ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार भी है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक IRGC नौसेना के उप राजनीतिक प्रमुख मोहम्मद अकबरजादे ने यह कहा है कि दुश्मन की कमजोरी की वजह से युद्ध की संभावना कम है, यानी कि अमेरिका को कमजोर कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी सेना पूरी तरीके से सतर्क है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हमें कमजोर समझने की गलती ना करें। चाबहार से माशहार तक इलाका हमलावरों की कब्रगाह बन जाएगा, अमेरिका की कब्रगाह बन जाएगा। इसके अलावा ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय ने भी दावा किया है कि उसके दुश्मन सैन्य मोर्चे पर हार के बाद अब हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका की वो बात कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि दुश्मन अब आर्थिक दबाव, साइबर हमले और सामाजिक उकसावे जैसी रणनीतियां अपना रहे हैं। मंत्रालय ने वार्निंग दी कि जासूसी या फिर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। अब चौथी खबर देखिए, ईरान के साथ आकर रशिया ने गल्फ देशों को वार्निंग दे दी है। रूस ने यह
वार्निंग ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के संबंध में गल्फ कंट्रीज को दी है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में रशिया के प्रतिनिधि ने खाड़ी तटवर्ती देशों से कहा है, मिडिल ईस्ट के देशों से कहा है कि हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया था, समझा दिया था कि अगर ईरान के विरुद्ध कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो आप चाहें या ना चाहे आप इसमें अनिवार्य रूप से संकट में फिर से घिर जाएंगे। ईरान के मुद्दे पर खाड़ी देशों से रूस के यूएन दूत नेबेंजिया ने गल्फ देशों को वार्निंग दी है और कहा है कि मैं उनसे कह रहा हूं कि आप मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नीति के बंधक बन चुके हैं। हमने बहुत पहले ही आपसे कहा था कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप चाहो या फिर ना चाहो आप इस युद्ध में, इस संकट में जरूर फंस जाएंगे और इसीलिए अब आप पर हमले का खतरा है, क्योंकि आपके बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमले के लिए करता है, इसीलिए आप भी उसके टारगेट पर हैं। पांचवी खबर अब देखते हैं दोस्तों, ये वो कि अमेरिका में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोगों ने खुले तौर पर इजरायलियों का बहिष्कार कर दिया है, अमेरिकी लोगों ने। खबर ये सामने आ रही है कि न्यूयॉर्क के बुकलिन इलाके में पार्क स्लो फूड कोऑप में इजरायली प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वोटिंग में 67% सदस्यों ने बहिष्कार के पक्ष में वोट दिया, जबकि 31% लोगों ने इसका विरोध किया। 2% सदस्य मतदान से अलग रहे। फूड कोऑप में एक सदस्य के मुताबिक 4780 लोगों ने बॉयकॉट का समर्थन किया, जबकि 1796 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है। कई बार देखा गया है अमेरिका के अलग अलग देशों में कि इजराइल के खिलाफ काफी ज्यादा प्रदर्शन होते हैं, खासकर ईरान युद्ध के खिलाफ, और अमेरिका के भी जो है अमेरिका के खिलाफ भी अमेरिकी जितने भी हैं वो भी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब न्यूयॉर्क में एक बार फिर से ये प्रदर्शन हुआ है। अब छठी खबर देखिए, अमेरिका का ईरान पर हमला फेल हुआ है, ये बात अमेरिकी अधिकारियों ने कही है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सीनेटर कोरी बुकर ने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति बहुत बेकार रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की बातचीत और युद्ध नीति का उल्टा असर हुआ है और इससे ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। एक इंटरव्यू में कोरी बुकर ने कहा है कि मौजूदा हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं ट्रंप की वजह से। उनके मुताबिक अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और कहा कि इस युद्ध ने अमेरिका को मुश्किल में फंसा दिया है और ट्रंप की रणनीति पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ट्रंप का ईरान पर हमला और उसका प्लान पूरी तरीके से फेल है, जबकि इस हमले से ईरान और मजबूत हो गया है और ट्रंप कमजोर हो गए, अमेरिका कमजोर हो गया है, ये बात वहां पर कह रहे हैं। अब सातवीं खबर देखिए, अमेरिका की नाकाबंदी ईरान में फेल साबित हो रही है। दोस्तों, ईरान ने कई जहाज निकाल दिए हैं और बाकी भी जितने देशों के जहाज निकल रहे हैं वो ईरान की परमिशन के साथ निकल रहे हैं। और इसी बीच ये खबर आ गई है कि अमेरिकी नौसेना के प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षा अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अमेरिका द्वारा तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों सहित लगभग 1 दर्जन और जहाजों की सुरक्षा में सहायता करने की उम्मीद है। यानी कि ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका ने जो कुछ वक्त पहले शुरू किया था कि हम जहाजों को निकालेंगे, वो फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है। अब इसको लेकर खबर छापी हुई है वॉशिंगटन जर्नल ने। दूसरी ओर आईआरजीसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक चेक पॉइंट चला रहा है। पिछले 24 घंटों में 25 जहाज पार कर चुके हैं, जिसमें तेल टैंकर हैं, मालवाहक जहाज हैं, कमर्शियल पोत है, वाणिज्यिक पोत है, और इन सभी के पास आईआरजीसी नौसेना द्वारा जारी परमिट था। परमिट के बिना ना ही ये एंट्री कर सकते हैं, ना ही एग्जिट कर सकते हैं। आईआरजीसी ने इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्मार्ट नियंत्रण बताया है, जिसको अधिकार के साथ किया जा रहा है। उन्होंने वार्निंग दी है कि किसी भी उल्लंघन का कड़ा दंड दिया जाएगा और तकनीकी रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है और तकनीकी रूप से ईरान इसका प्रभारी है। अब आठवीं खबर दोस्तों ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मुस्लिम देशों को उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि आप आगे बढ़िए। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक उम्मा की तरक्की और मुस्लिम दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि वो ईमानदारी और नेक इरादों के साथ सभी इस्लामिक देशों और सरकारों को दोस्ती और सहयोग का न्योता देते हैं। यानी कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए अब ईरान ने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। ये दरवाजा यूनिटी का है, ये दरवाजा एकता का है और अमेरिका के खिलाफ होने का है, जिसको लेकर खामनेई ने कहा है कि मुस्लिम ममालिकों को एक साथ आना चाहिए ताकि उनकी नेकी दुनिया को दिखे और ये साथ रहेंगे तो उन पर कोई भी अपना दबाव नहीं बनाएगा। अब आखिरी खबर देखिए, ईरान में वापस से इंटरनेट शुरू कर दिया गया है। 88 दिन के बाद इंटरनेट सेवाएं अब फिर से ईरान में शुरू हो रही हैं। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स ने इसको आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रीय इंटरनेट ब्लैकआउट बताया, क्योंकि जब जंग शुरू हुई थी तो ईरान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 88 डेज के बाद ईरान में फिर से इंटरनेट शुरू हो रहा है। नेटब्लॉक्स के मुताबिक ईरान में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से आंशिक कनेक्टिविटी लौटती दिखाई दी है। हालांकि संस्था ने कहा है कि
भी साफ नहीं है कि इंटरनेट बहाली स्थायी रहेगी या फिर नहीं, यानी कि परमानेंट रहेगी या नहीं, कि फिर से बंद कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान लगभग 3 महीनों तक दुनिया के इंटरनेट नेटवर्क से पूरी तरीके से अलग रहा और इस दौरान आम लोगों, कारोबार, बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ा। हाल के महीनों में अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच भी ईरान ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए थे, रोक रखा था, बैन कर रखा था और सरकार ने सुरक्षा कारणों से ये फैसला उठाया था। ईरान का ये बहुत लंबा इंटरनेट शटडाउन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में भी रहा कि काफी दिन से इंटरनेट नहीं है वहां पे। डिजिटल अधिकार समूहों ने इसे सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी बताया था, लेकिन अब फिर से 88 दिनों बाद ईरान में इंटरनेट खोला जा रहा है। जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं अमेरिका के लिए। अमेरिका पर इस वक्त असल में इजराइल का बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका है। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल चाह रहा है कि वो ईरान पर हमला कर दे और इसके लिए वह अमेरिका से हरी झंडी मांग रहा है। अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि अमेरिका ने जो हमला किया, ईरान की पीठ में जो छुरा भोंका, उसके बावजूद भी ईरान ने अमेरिका को एक चांस दिया कि अभी वो सुधर जाए। लेकिन अभी भी अगर उन्होंने वार्निंग दी है कि अभी भी अगर अमेरिका कोई भी बड़ा ऑपरेशन करता है, कोई भी बड़ा हमला करता है, तो हम अमेरिका की कब्रगाह खोद देंगे। दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया अब सबके लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गया है, क्योंकि एक के बाद एक हथियारों का टेस्ट नॉर्थ कोरिया में किया जा रहा है और वो भी परमाणु मारक क्षमता वाले, न्यूक्लियर हथियारों वाले टेस्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इन बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।